आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। मसूरी के काले स्कूल के पास एक बार फिर भूस्खलन हुआ है, जिससे पूरा मकान भरभरा कर गिर गया। सड़क पर आए मलबे से एक बार फिर रास्ता बंद हो गया है और सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग, मसूरी पुलिस मौके पर पहुंचे और घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आपको ये भी जानकारी देते चले कि देर रात को काले स्कूल के पास स्काई लार्क होटल के सामने लगा पुष्पता क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी चपेट में झुग्गी आ गई है, जिससे झुग्गी और उसमें रखा सारा सामान जो है वो नष्ट हो गया है। वहीं झुग्गी में रह रहे 6 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई और दूसरी ओर मसूरी देहरादून मार्ग पावर हाउस के पास रात को भारी भूस्खलन होने से मुख्य मार्ग का नुकसान पहुंचा है, जिसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग के सुझाव पर बड़े वाहनों के लिए मसूरी देहरादून मार्ग बंद कर दिया गया। बस और छोटे टेम्पो ट्रेवलर चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी धार के पास क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण के कार्य का लगातार जो काम है वो जारी है। उन्होंने कहा कि देर रात की बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग मसूरी से कैपिटल फॉल के पास से भूस्खलन के बाद बंद हो गया था, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा जेसीबी के माध्यम से खोल दिया गया है। कई जगह कम मलबा आया था, जिसको हटाकर मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। तो मसूरी से ये पूरी खबर है, जहां मसूरी में बारिश ने जो लोगों का जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और काले स्कूल के पास एक बार फिर से भूस्खलन हुआ है। आप ये तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो भूस्खलन हुआ है, जिसे क्रेन के माध्यम से यहाँ जो रास्ता है उसे सुचारू रूप से साफ किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जेसीबी से मलबा हटाकर मार्ग को सुचारू किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर मूसलाधार बारिश की वजह से जो नदियाँ नाले हैं वो उफान पर है। लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। बिल्कुल, बारिश देखिए आप, बहुत हैवी बारिश का अलर्ट लगातार आ रहा है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो कल के लिए और आज के लिए भी था और उसी हिसाब से बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। रात में भी कई जगह पर रोड जो है बंद हुई थी। सुबह सुबह केम्प्टी वाली जो सड़क है, केम्प्टी फॉल के पास में एनएच, वो भी बंद हुआ था। उस पर जो एनएच विभाग है उन्होंने लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और सड़क खोल दी थी तुरंत ही। और कई जगह माइनर स्लिप्स थे, उसको भी ओपन किया जा रहा है साथ साथ, बट सड़क आवागमन के लिए सुचारू है अभी भी। ये भूस्खलन काफ़ी जगह हुए हैं, कई जगह पुस्ते गिरे हैं, तो उस पर लगातार जो है अगर कोई भी उसको रिमेडियल मेजर लेना है, उस पर ठीक कराने के लिए सर्वे करवाया दिया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा जहाँ जहाँ पे भी मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, अपनी जो हमारी जेसीबी है, मशीनरी, मैन और मशीनरी लगातार डिप्लॉय की जाती है और रास्ता खोला जाता है। आज सुबह वेवर्ली स्कूल के पास में भी काफ़ी सारे पत्थर आए थे, सड़क बंद है वहाँ पर। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी उस पर खोलने की कार्रवाई कर रहा है, लगी है। नीचे गुलोगो के पास भी कल रात में भी काफ़ी स्लाइड हुआ था, मलबा आया था, एक गाड़ी फंस गई थी, तो उसकी वजह से 2 घंटे के आसपास लगभग सड़क जो है बाधित रही है, आवागमन सड़क पे। वर्तमान में बट सभी जो मार्ग हैं हमारे मसूरी के अंदर, सभी पे यातायात और आने जाने सब उनके लिए सुचारू हैं, आवागमन हो रहा है लगातार। आज मौके पर इंस्पेक्शन किया गया था, पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारीगण हैं उनके साथ में मैंने स्वयं इंस्पेक्शन किया। सड़क की कंडीशन थोड़ी वल्नरेबल है वहाँ पर, क्योंकि जो प्रोटेक्शन वर्क्स पीडब्ल्यूडी ने किए हैं, गैबिन वर्क्स जो लगाए थे, वो भी सबसाइड हो रहे हैं, नीचे की तरफ बैठ रहे हैं। तो सड़क पे अगर बहुत जो अत्यधिक लोड वाले वाहन हैं, अगर उन दबाव उस पे पड़ेगा तो सड़क और क्षतिग्रस्त हो सकती है और खतरा उत्पन्न हो सकता है आगे के लिए। तो इस खतरे को मद्देनज़र देखते हुए और सड़क को बचाने के लिए जो ट्रक्स हैं, जो हैवी सामान लेकर जा रहे हैं, ट्रक्स की मूवमेंट को पीडब्ल्यूडी की एडवाइस पे रोक दिया गया है और वो अल्टरनेट रूट यूज़ करके मसूरी में आ सकते हैं। गुलोगी वाले पॉइंट से वो ना आए, इसलिए कुठाल गेट से ही और मसूरी से ही इन ट्रक्स को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। बसें सेवा तो प्रभावित नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बसेस के लिए अलाउ है, टेम्पो ट्रैवलर्स के लिए भी अलाउड है। केवल जो ट्रक्स हैं, जो सामान लेकर आते हैं, उनके, क्योंकि उनमें लोड ज़्यादा रहता है, उनकी मूवमेंट को एक गुलोगी वाले रास्ते से बंद किया जाएगा और वो अल्टरनेट रास्ता यूज़ करके मसूरी में आ सकते हैं। बिल्कुल, बारिश देखिए। उत्तराखंड में टिहरी जिले के घनसाली विकासखंड की
बूढ़ा केदार घाटी में भीषण बारिश हुई, जिसका कहर क्षेत्र में इस तरह टूटा कि पूरे क्षेत्र में चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बताते चले कि तोली गांव में आए भारी भूस्खलन से मां बेटी दोनों ही मलबे में दफन हो गए। तीनगढ़ गांव के ऊपर के खेत खलियान ताश के पत्तों की भांति बिखरते हुए भूस्खलन की चपेट में आए। गांव के 15 आवासीय मकान मलबे में तब्दील हो गया। भारी मलबे ने तीनगढ़ गांव का नक्शा और भूगोल खंडहर में तब्दील कर दिया है। प्रशासन ने पूरे गांव को खाली करा दिया है और दूसरे स्थान पर लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ क्षति का आकलन करने और राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जिलाधिकारी और क्षेत्रीय विधायक क्षेत्र में रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी ने मृतकों के परिजनों को राहत राशि के रूप में 4 लाख रुपए के चेक दिए हैं और क्षतिग्रस्त आवास के 1,35,000 के चेक देने के साथ डीएम ने मलबे में मारे गए मवेशियों को मुआवजा देने की रिपोर्ट तैयार की है। तीनगढ़ गांव को विस्थापन करने सहित पैदल मार्ग, पेयजल व्यवस्थाओं को ठीक करने, क्षतिग्रस्त आवासीय मकानों सहित तमाम तरह की हुई क्षतियों की जो रिपोर्ट है उसे तैयार कर ली गई है और उसके ही द्वारा जो लोग हैं उनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया जा रहा है। काफ़ी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसे कि आप अभी देख रहे हैं इस गाँव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि बिजौली ने रोड काटी है जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है। उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज़्यादा हुई या बादल फटे तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में पिरोडी ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की हुई थी, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर जो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है जो गांव के लोग मांग कर रहे हैं उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए। सर में काफ़ी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसे कि आप अभी देख रहे हैं इस गाँव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान। विस्थापन का जो विषय है, विस्थापन के लिए हमने कोर्ट को पूर्ण रूप से विस्थापन कर दिया। 28 लोगों का हमारे पास फिर पैसा आ गया, उसको हम पूरा विस्थापन किया। यहाँ भी मैंने अभी एडीएम साहब से कह दिया कि यहाँ आप देखिएगा जहाँ स्थिति खराब है, कितने परिवारों को क्या स्थिति बनती है, उन लोगों को हम जो है वो करें। तीनगढ़ के लिए मैंने 55 लोगों के लिए पहले ही पुनर्वास के लिए विस्थापन के लिए कार्रवाई बढ़ा रखी है। थोड़ा लैंड पे दिक्कत थी, जैसे हमें जमीन उपलब्ध होगी उन लोगों को हम विस्थापन। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर लगातार जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं विकासनगर के जौनसार में भारी बारिश से जगह जगह मलबा आगे मार्ग बाधित हो गया है और दरअसल भारी बारिश से जजरेट पहाड़ी से मोटर मार्ग पर भारी मलबा आ गया, जिसके कारण मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। वहीं देहरादून से चक्राता की ओर जाने वाले मार्ग में यात्री कई घंटे मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे थे और मोटर मार्ग के दोनों वाहनों की तरफ लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं और जेसीबी को मलबा हटाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं 4 घंटे बाद मार्ग पर यातायात शुरू हुआ। बारिश होने के कारण जनरेटर बंद था, तो समय पर अस्पताल ना पहुंचने के कारण नन्हे बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो विकास नगर की ये खबर है, जहां विकास नगर में बाढ़ और भूस्खलन से जो लोगों का जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है और भारी तबाही की वजह से जो मार्ग है बाधित हो गया है, जिस वजह से जो लोग हैं जिनका आम दिनचर्या है उस पर भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। और एक नन्हे बच्चे ने उसकी तबीयत खराब हुई थी और मार्ग बाधित होने की वजह से हॉस्पिटल ले जाते वक्त उस नन्हे बच्चे ने अपनी जान गंवा दी है। खबर मसूरी से है, जहां विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सिविल जज ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण की जानकारी सहित अन्य जानकारी दी। सिविल जज ने घरेलू हिंसा, महिला संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और विधिक साक्षरता के बारे में विस्तार से महिलाओं को बताया। उन्होंने कहा कि जागरूकता शिविर के माध्यम से लोगों को विधिक जानकारी देना है और समाज के दबे कुचले
हुए गरीब और वंचित लोगों को न्याय प्रक्रिया के बारे में बताना है ताकि उनको न्याय मिल सके, और जिसके लिए राज्य स्तर पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है और वहीं जिले में जिला विधिक प्राधिकरण होता है जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन में कार्य करता है यानी काम करता है। इस मौके पर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया और सभी को अपने आसपास पौधे लगाने का आह्वान भी किया गया, यानी लोगों को पौधा लगाने के लिए यहाँ अपील की गई है। और इस मौके पर सिविल जज ने स्कूल के परिसर में वृक्षारोपण भी किया। प्राधिकरण के तत्वाधान में हमारे द्वारा तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के एक शिविर आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी लोग उपस्थित हुए और इन लोगों को घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के संबंध में मेरे द्वारा जानकारी दी गई। और हमारे साथ विद्वान अधिवक्ता पवार जी थे, जिन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में इनको बताया, और जिसमें हमारे साथ और अधिवक्तागण भी मौजूद हैं। महादेव लेखवार जी हैं, जिन्होंने भी इस संबंध में विधिक साक्षरता के संबंध में अपने व्याख्यान व्यक्त किए गए। और ये हमारा कोई डायरेक्शन होता है हर महीने कैंप लगा करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से लोगों को विधिक साक्षरता के बारे में जानकारी से रूबरू कराना। जो समाज के दबे कुचले गरीब व्यक्ति हैं उन तक न्याय की पहुंच हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा समाज में ना रहे कि जिससे गरीबी की वजह से उसको न्याय ना मिल सके। यही हमारे डीएलएसए का लक्ष्य है। स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है जो पूरे स्टेट को रेगुलेट करती है, और इसी के तत्वाधान में सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे डिस्ट्रिक्टों में एक एक डीएलएसए होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन में काम करती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से समय समय पर डायरेक्शन उनको मिलते हैं और वो अपना काम करते हैं। और उसी प्रकार का डायरेक्शन हम तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण को कार्य करने के संबंध में डीएलएसए की तरफ से दिए जाते हैं। उसी के संबंध में आज हमने एक कैंप का आयोजन किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने मन की बात में बहुत सी जानकारियां देते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। गणेश जोशी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं में बढ़ते नशे के प्रवृत्ति के और लोगों को यहाँ ध्यान आकृष्ट किया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से इस बात का आह्वान किया कि सभी लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक बने और कम से कम मां के नाम एक पौधे का पौधारोपण करें। कैबिनेट मंत्री ने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से ज्यादा लगाव रहा और वो हमारे लिए काफी सकारात्मक पहल भी करते हैं। आज आप सब लोगों से किस तरह की प्रेरणा मिलती है मन की बात कार्यक्रम से? देखिए, आज मन की बात का 112वां एपिसोड था और मैंने पहले भी कहा कि मन की बात हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। जैसे आज मानस हेल्पलाइन का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, ड्रग्स जो आज हमारी युवा पीढ़ी के लिए अभिशाप बन गई है, उस हेल्पलाइन के माध्यम से हम मदद ले सकते हैं। वहीं उन्होंने असम के चरीगोल मैदान का जिक्र किया जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार जब पिछली बार उन्होंने आज जिक्र किया कि पिछले एपिसोड में एक पेड़ अपनी माँ के नाम, उसका इतना प्रभाव पड़ा कि आज करोड़ों वृक्ष देश में मन की बात की उस अपील के बाद लोग लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चे की सबसे बड़ी गुरु माँ होती है और माँ के साथ बच्चे का सेंटिमेंट अटैचमेंट होता है। क्योंकि वृक्षारोपण तो हर वर्ष हम करते थे, लेकिन जब हम अपनी माँ के नाम पेड़ लगाएंगे तो अपनी माँ की तरह उसका देखभाल करेंगे। इसी प्रकार जैसे कल टाइगर डे है, कई लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, और आज जहाँ हमारे टाइगर की संख्या बढ़ रही है, हमारा वन क्षेत्र बढ़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब कि जितनी बार हम मन की बात सुनते हैं
हमें कोई ना कोई प्रेरणा जरूर मिलती है। 15 अगस्त हम पिछले 74 वर्षों 75 वर्षों से मना रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था? पहले जब 15 अगस्त होता था हम इंतजार करते थे कि साहब छुट्टी होगी, हम पिकनिक जाएंगे, घूमने जाएंगे। लेकिन आज मन की बात में जो घर घर तिरंगा अभियान की अपील माननीय मोदी जी ने की थी, आज 15 अगस्त में देखिए पूरा देश तिरंगामय होता है, घर घर तिरंगा लगता है। इसलिए मेरी लोगों को सलाह है कि सिर्फ आधे घंटे का समय आप जरूर निकालें और मन की बात सुने, तो कोई न कोई नए विषय। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भाषण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात एपिसोड को सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अलग अलग बातें बताते हैं। प्रधानमंत्री की बातों से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने छात्रों से बात की है, जिससे छात्रों का भी यहाँ ध्यान जो है वो बढ़ता है। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने पीएम के मन की बात सुनी है और पीएम की बातों से हमें प्रेरणा मिलती है, ये भी रितु खंडूरी के द्वारा ये बातें कही गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है वो बहुत बार हमारी मन की बात हो जाती है, जो वो कहते हैं और किस तरह का कार्य पूरे देश में हो रहा है। ऐसे हीरे मोती चुन के लाते हैं जो कि देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके बारे में कोई जानता नहीं है। तो उनके काम को देखकर हम सबको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और प्रेरणा मिलती है, क्योंकि हम कुछ अच्छा करें या उस तरह से प्रयास करें कार्य करने का। आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आज उन्होंने 6 बच्चों से बातचीत की जो कि मैथ्स ओलंपियाड में भाग लेते हैं। तो हम सबका ही, खासकर मैं अपने लिए तो कहूँगी, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट था, जैसे उस बच्चे ने ठीक कहा कि हम सब डरते हैं गणित से, और बच्चे ने इतनी बढ़िया बात बोली कि गणित अगर आपको सीखना है तो उसको समझना होगा, रटना और उगलने वाला जो सिस्टम है वो नहीं चलेगा। अगर 5 + 5 10 है और उसके बाद एक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो सवाल करो कि ये कैरी फॉरवर्ड क्यों हो रहा है, फॉर्मूले ऐसे क्यों हैं। तो आज उसको देख के ये लगा कि मैथ से डरने की जगह अगर आज बच्चे देख रहे होंगे या माता पिता देख रहे होंगे, वो समझेंगे कि हमें बच्चों को किस तरह से मैथ्स की तरफ और प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बागों की बात की, उन्होंने धरती माँ के लिए पेड़ लगाने के लिए बात की, एक माँ के लिए पेड़ लगाने की बात की। तो हम सभी को, और जितने हम सब लोग मिल के बैठ कर देख रहे थे, बहुत आनंद आया और प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, कुछ और करने की इच्छा शक्ति बढ़ती है। बात कर लेते उधम सिंह नगर की, जहां उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में व्यापार मंडल के चुनाव को प्रशासन द्वारा स्थगित किए जाने के बाद कांग्रेस और व्यापारी धरने पर बैठे थे, और जहां कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया और अचानक हड़कंप मच गया और समर्थकों को संबोधित करते हुए किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ अचानक बेहोश होकर वो जमीन पर गिर गए। कांग्रेस विधायक बेहड़ के बेहोश होने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल किच्छा में व्यापार मंडल का चुनाव 25 जुलाई को होना था, लेकिन 22 जुलाई को स्थानीय प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। प्रशासन की रोक के बाद विवाद शुरू हो गया और प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में किच्छा विधायक दर्जनों समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। शनिवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने आंदोलन को समर्थन दिया। समर्थकों को संबोधित करते हुए इस दौरान किच्छा विधायक के बेहोश होने से अफरा तफरी मच गई और मौके पर खड़ी एम्बुलेंस का ड्राइवर ना होने के बाद तुरंत दूसरी एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और विधायक बेहड़ को इलाज के लिए किच्छा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने विधायक को रुद्रपुर रेफर कर दिया। बीते दिनों कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली में मुलाकात की और केदारनाथ का प्राथमिकता चिन्ह भेंट किया है। बताया जा रहा है कि धन सिंह रावत ने ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने
की बधाई देने के लिए की है। पीएम मोदी के साथ धन सिंह रावत ने प्रदेश में चल रही शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता की तमाम योजनाओं के बारे में बातचीत की। और वहीं विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि धन सिंह रावत का प्रधानमंत्री से मिलना उत्तराखंड बीजेपी में बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है। धन सिंह रावत पिछले कई बार से मुख्यमंत्री बनने के वोटिंग लिस्ट में शामिल थे, लेकिन हर बार बाजी उनके हाथ से निकल जाती है। वहीं बीजेपी से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ अफवाह फैलाने का काम करती है। धन सिंह रावत का प्रधानमंत्री से मिलने का उद्देश्य राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ाना है। तो धन सिंह रावत जी, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय शाह जी बता सकते हैं कि उन्होंने क्या बातचीत करी, लेकिन जो हवा में तैर रहा है और जो सूत्र बता रहे हैं, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी की हार के बाद पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर जो मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है वो धन सिंह रावत जी की शहपरी था। और धन सिंह रावत जी कहीं ना कहीं राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश में है। बहुत लंबे समय से त्रिवेंद्र जी हटे तब भी उनका नाम चला, फिर तीरथ जी हटे तब भी उनका नाम चला, फिर उसके बाद हामी जी हार गए चुनाव तो ये चला कि साहब अब नए मुख्यमंत्री धन सिंह होंगे। तो बहुत लंबे समय से वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं, अब वो एक चांस ले रहे हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। अब हमें तो नहीं मालूम, ये तो बेहतर धन सिंह जी या अमित शाह या मोदी जी बता सकते हैं, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि धन सिंह रावत जी तख्ता पलट के मूड में में तो वही स्पष्ट कर सकते हैं कि उनका एजेंडा क्या है। लेकिन जहां तक मैंने मीडिया के माध्यम से देखा तो एक सामान्य तौर पे किसी भी कार्यकर्ता की इच्छा होती है वे अपने प्रधानमंत्री से मिले, अपने गृह मंत्री से मिले, अपने अध्यक्ष से मिले। तो संभव तो उन्होंने भी उनसे मिलने का समय मांगा, उनको समय मिल गया होगा। और उसमें जैसे मैंने देखा और सुना है तो उन्होंने अपने विभाग की जो भी प्रगति है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, संभव तो एक चर्चा का विषय रहा होगा। और पहाड़ों की तमाम समस्याएं हैं। अब धन सिंह रावत भी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, अब ये कहा जा सकता है कि सीनियर लीडर्स में से उनकी गिनती है, तो वो प्रदेश की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री ने चर्चा की होगी। अब उसके नेतार्थ कुछ भी लगाए जाए, लोग अपने अपने सोच के हिसाब से उसके अर्थ लगाते हैं, वो लगाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना ही रहा होगा। और जहाँ तक वेटिंग का सवाल है तो अभी तो हमारे मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहे थे, ऐसी कोई स्थिति तो मुझे दिखती नहीं है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग यानी कि एफडीए की संयुक्त टीम ने शहर के मॉल, मेडिकल स्टोरों और जनरल स्टोरों में छापेमारी की। इस दौरान मुखानी स्थित मॉल में एक्सपायरी डेट का आटा, बिस्किट, अचार समेत कई खाद्य सामग्री को जब्त किया गया और साथ ही कई दुकानों में मसाले, बिस्कुट, दवाइयां समेत कई चीजें जो है एक्सपायरी डेट की पाई गई। आपको ये भी जानकारी देते चले कि छापेमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर की गई है और कई दुकानों में 1 साल पहले एक्सपायर हुए मसाले समेत अन्य खाने पीने की कई वस्तुएं जब्त की गई है। वहीं मेडिकल स्टोरों में जांच के दौरान कई दवाइयां एक्सपायर मिली और इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर मीनाक्षी बिस्ट ने मेडिकल स्टोरों संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए एक्सपायरी दवाओं को अलग रखने का निर्देश दिया। उन्होंने मामले में आगे की कार्रवाई की बात भी कही। वहीं इस छापेमारी से मेडिकल संचालकों और माल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि छापेमारी के दौरान 6 मेडिकल स्टोर, 1 मॉल और 13 जनरल स्टोरों में एक्सपायरी सामान मिले हैं। इसके साथ ही दुकानों में एक्सपायरी उत्पाद पाए गए हैं, उनके चालान भी काटे गए हैं। माननीय जिला विधि सेवा प्राधिकरण के आदेशों के क्रम में औषधि विभाग व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम प्रशासन के साथ हम लोगों ने हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों का, जिसमें मेडिकल स्टोर और खाद्य प्रतिष्ठान है, उनका संयुक्त निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया। क्या रहा? निरीक्षण के दौरान हमने एक्सपायरी जो फूड आइटम्स हैं, ड्रग आइटम्स हैं, उसके अलावा जो भी कंडीशन ऑफ लाइसेंस में हमारा रहता है, उसके अंतर्गत हमारे द्वारा चेकिंग की गई है। कितने लोगों के पास लाइसेंस है, एक्सपायरी दवाई मिली और क्या एक्शन होने जा रहा है? एक्सपायरी मेडिकल स्टोरों में एक्सपायरी बॉक्स पाया गया था जिसमें दवाइयाँ रखी गई थी, तथा जिस फूड संस्थानों में जहाँ एक्सपायरी दवाएं मिली उन पे अग्रिम कार्रवाई फूड सेफ्टी विभाग द्वारा की जाएगी।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पे आज मुखानी एरिया में हमने ड्रग और फूड के डिपार्टमेंट ने ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया। ड्रग का तो मैडम ने बता दिया, फूड का हम लोग लगभग 13 से 14 दुकानों का निरीक्षण किया और 3-4 जगह पे हमने एक्सपायरी भी पाया है। और उसमें एक का तो हमने चलान किया, काफ़ी वहाँ पे एक्सपायरी मिला है, तो उसमें सेक्शन 27(3)(a) के वायलेशन हुआ है और 58 में हमने चलान किया उनका। अभी तो बाइंड अप करेंगे क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया है और अगले महीने हम आपको जुलाई में सूचित कर देंगे, अगस्त में। खबर हल्द्वानी से है, जहां इंटर कॉलेज परिसर में लगे नुमाइश ग्राउंड में 20 जुलाई को तलवार और धारदार हथियार से युवक पर हमला करने वाले 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि नुमाइश के अंदर पार्किंग के ठेकेदार देवेंद्र बिष्ट और गांधी आश्रम के रहने वाले अजित सिंह बगड़वाल के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई और हमलावर धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की और मुख्य आरोपी सिमरनदीप और आशुतोष भंडारी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों संगीन किस्म के अपराधी हैं और दोनों के ऊपर 1 दर्जन से भी अधिक आपराधिक मामले जो है वो दर्ज है। पकड़े गए आरोपी हल्द्वानी में ITI गैंग का संचालन करते हैं और SSP ने साफ तौर से कहा कि बाहर से आए कोई भी व्यक्ति नैनीताल जिले में अपराधी घटनाओं को अंजाम देगा तो उसको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। इसमें 2 लोग हैं, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड हमने चेक किया और पुराना देखा तो ये गैंगों के साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ में 15 और जो मेन आरोपी किसने गिरफ्तार किए गए, क्या उनका स्टेज इतिहास है? देखिए 20 जुलाई को हल्द्वानी में नुमाइश के दौरान एक घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों के द्वारा हथियारों का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। इसमें पुलिस ने तत्काल FIR रजिस्टर करते हुए कुछ लोगों को पहले गिरफ्तार किया है। लेकिन इसमें 2 लोग जो थे वो फरार थे और ये 2 लोग न केवल इस घटना में शामिल है जबकि ये अंतर जो जनपदीय गैंग है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो जब इन लोगों के बारे में पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने अपने जो सर्विलांस है उसको एक्टिवेट किया और ये जो 2 अभियुक्त इनको हमने गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्त की एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास है और ये दोनों अभियुक्त हत्या के प्रयास में, अवैध हथियारों की सप्लाई में, इसके अलावा मारपीट, लोगों को धमकाना और पैसा वसूल करने के इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। चैलेंजिंग था कि नैनीताल में बाहर के अपराधी आ रहे हैं और इस तरीके की घटना कर रहे हैं, तो हमारी टीमों ने अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास किया और इन दोनों लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। हमारी तरफ से अपराधियों को मैसेज बहुत क्लियर है कि नैनीताल जनपद में आके किसी भी अपराधी को हम इस तरह घटना नहीं करने देंगे और अगर आके कोई इस तरह की घटना करेगा तो उसका जवाब हम बहुत कड़े तरीके से दें। देखिए क्रिमिनल अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से संरक्षण की बात करता है। यहाँ संरक्षण किसी को किसी का नहीं है और संरक्षण होगा तो भी ऐसे लोग पुलिस से नहीं बच पाएंगे। ऐसी घटना में जो भी शामिल होगा उसको हम हर हाल में जेल भेजेंगे और जो भी उसके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।